नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक्स करेंगे वो हैं इन्फ्लेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन, क्या क्या डिग्रीज होती है इन्फ्लेशन की। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फिर हम करेंगे क्या क्या तरीके हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा इन्फ्लेशन से रिलेटेड। उसके बाद हम करेंगे इन्फ्लेशन के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, और लास्ट में हम तरीके देखेंगे कि क्या कैसे कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज द परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी गुड्स और सर्विसेज का दाम बढ़ता है, पैसे बढ़ते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि मंथली भी हो सकता है कि पिछले मंथ से इस मंथ में कितना प्राइस बढ़ा, या ईयरली भी हो सकता है कि पिछले साल के मुकाबले इस मुकाबले किसी भी कमोडिटी या फिर सर्विस का प्राइस कितना बढ़ गया है, वो बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो प्राइस राइज को बोलते हैं इन्फ्लेशन, किसी चीज का दाम बढ़ना। परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि लास्ट ईयर एक पेन है, उसका प्राइस 10 रुपीज़ है और आपके पास 100 रुपीज़ है, तो आप कितने 10 पेन खरीद सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन के कारण उसका प्राइस 20 रुपीज़ हो गया, यानी कि उसका प्राइस बढ़ गया है। तो आपके 100 रुपये हैं अभी इसके, ठीक है। तो अब उन 100 रुपये से पहले आप 10 पेन खरीद पा रहे थे, अब क्योंकि उस पेन का प्राइस 20 रुपये हो गया है, तो अब आप केवल 5 पेन ही खरीद पाएंगे। तो इन्फ्लेशन क्या करता है? इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी। अब इसके बाद देखना, कुछ बातें आपको मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, यही बातें मैं आपको बाद में जब इम्पैक्ट आएगा तो डिटेल में समझाऊंगा। तो इन्फ्लेशन हर्ट्स पुअर मोर। ये किस लिए कि मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए शुगर है, उसका प्राइस पहले 50 रुपीज़ था और पिछले साल, और इस साल 60 हो गया है, तो या 70 हो गया है। तो 20 रुपये एक गरीब आदमी है, ठीक है, जो डेली वेज अर्नर है, उसके लिए शुगर के 1 केजी पे 20 रुपये देना काफ़ी डिफिकल्ट है, रादर देन कोई अमीर आदमी, उसके लिए तो 20 रुपये की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है कंपेरेटिव टू अ पुअर पर्सन। तो गरीब लोगों को इन्फ्लेशन ज़्यादा मतलब उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। इट हर्ट्स पुअर मोर। फिर क्या होता है? इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो हमारी क्या होती है? सेविंग्स भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सा अगर मान लो इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, उससे हमें चीज़ें महंगी मिलती है, तो हमारा ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो सेव करने के लिए भी क्या होता है, पैसा कम बचता है हमारे पास। तो इट रिड्यूसेस सेविंग्स, पुशेस अप इंटरेस्ट रेट। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट और या मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक ट्राई करता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उनको क्या करे, बढ़ा दे, ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए। ये सारी बात मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ये पॉइंट्स जो मैं आपको लिखे हैं अभी फर्स्ट स्लाइड में अपन देख रहे हैं, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट में आ सकते हैं कि इन्फ्लेशन हर्ट्स पुअर मोर, इट रिड्यूसेस सेविंग्स, इट पुशेस अप इंटरेस्ट रेट्स, इट डैम्पन्स इन्वेस्टमेंट। क्यों इन्वेस्टमेंट डैम्पन हो जाती है? क्योंकि एक तो मान लीजिए इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं, ठीक है, सेविंग्स कम हो जाती हैं, तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पर फर्क पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, इट लीड्स टू द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी दैट दस मेकिंग इम्पोर्ट कॉस्टलियर। ये एक्सप्लेन मैं आपको बाद में करूंगा सारे लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद क्या, गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, सब्सिडीज देती है प्राइस को कम लाने के लिए, करने के लिए। मान लीजिए कोई चीज़, शुगर की मान लीजिए, मैं एग्जांपल दिया था मैंने, अगर शुगर का प्राइस 50 से 70 हो गया है, तो लोगों के ऊपर बर्डन ना आए, तो गवर्नमेंट मान लो अगर 10 रुपये सब्सिडी दे रही है कि प्राइस 70 से 60 आ जाए, तो गवर्नमेंट का तो खर्चा बढ़ा ही, ठीक है, सब्सिडी देने पे। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट के खर्चा बढ़ने से गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ जाता है। तो ये सारे इंपैक्ट आपको शॉर्ट में यहाँ पे याद रखने हैं। अब हम चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले बताता हूँ डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन आपने देख लिया, प्राइस राइज होता है, अभी कितना लेवल पे, किस रेट से हो रहा है प्राइस राइज, ये आपकी डिग्री शो करता है। तो पहला है माइल्ड या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, प्राइस लेवल इंक्रीज एट अ वेरी स्लो रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर प्राइस रेज आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि अप टू कभी 1% या 2% या अप टू 3% तक बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं आप माइल्ड या क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद है वॉकिंग या फिर ट्रॉटिंग। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट कैन इंक्रीज अप टू 10%। तो इन्फ्लेशन रेट 10% तक बढ़ सकता है माई वॉकिंग या ट्रॉटिंग में। उसके बाद रनिंग या फिर गैलोपिंग। इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इवन अबाउट 10%, यानी कि 12%, 30%, 20%। तो ये क्या होता है, 10% से अबाउ जब जाता है इन्फ्लेशन रेट, तो उसको बोलते हैं रनिंग या गैलोपिंग। फिर होता है रन अवे या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। ये एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन होता है, जैसे कि 1000 टाइम्स, ठीक है, 100 टाइम्स, इवन लाख टाइम्स बढ़ जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है, परसेंटेज में। तो इसका एग्जांपल है, जिम्बाब्वे में देखा गया था
कि 2008 में काफ़ी लैक्स ऑफ परसेंटेज इनका इन्फ्लेशन बढ़ गया था, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होता है, पॉसिबिलिटी है कि जो हाइपर इन्फ्लेशन केस में यूजुअली इट लीड्स टू डीमोनेटाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी। जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू कुछ बचती नहीं है, तो कंट्री क्या करती है, जो पुरानी करेंसी है उसको क्या करती है, डीमोनेटाइज करती है और नई करेंसी लेके आती है। तो यूजुअली इन केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन देयर इज डीमोनेटाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी एंड एडॉप्शन ऑफ अ न्यू करेंसी। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इन्फ्लेशन के जो कारण है, मान लो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, ठीक है। एक टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है डिमांड पुल, कि क्या हो रहा है कि जो चीज़ें हैं मार्केट में, ठीक है, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, उसके कारण क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो चीज़ों की क्या है, डिमांड बढ़ गई इकोनॉमी, इस कारण क्या हो रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, रिडक्शन इन द रेट्स बाय आरबीआई। तो क्या होगा, आरबीआई ने क्या हुआ, अपने जो रेट्स है वो कम कर दिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ठीक है। उसके पास बैंक के पास पैसा ज़्यादा आया, बैंक ने लोगों को लोन दिया, इससे क्या हुआ, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई है। अब लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा आएगा तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, तो उससे क्या हुआ, चीज़ों की डिमांड बढ़ गई मार्केट में। इससे जब प्राइस राइज होगा डिमांड बढ़ने के कारण, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो और उसका और कॉजेज क्या है, डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस। मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, पहले आपको 50,000 भरना पड़ा था टैक्सेस में, अब किसी कारण अगर आपको 40,000 भरना पड़ रहा है तो आपके 10,000 एक्स्ट्रा आ गए, वो भी अगर आप खर्च करते हो तो इससे क्या होता है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। इसके बाद इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कर रही है तो भी लोगों के पास पैसा गया, ठीक है, फिर लोगों के पास पैसा गया, उन्होंने फिर चीज़ें खरीदी और फिर डिमांड बढ़ाई। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का तीसरा कारण। उसके बाद है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अभी हम एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें चीज़ें कम हो जाती है, ठीक है, लेस अवेलेबिलिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट, फिर उन जो चीज़ें कम होती है फिर उनकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे ये भी एक तरीका किसका है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कॉज है। और लास्ट में इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग अगर सप्लाई नहीं बढ़ी तो फिर वो जो चीज़ें लिमिटेड है उनकी फिर क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये थे आपके सारे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण। उसके बाद है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी तो डिमांड की जरूरत है, अब कॉस्ट पुश में क्या होगा, कोई मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो पहले कोई चीज़ 10 रुपये में बन रही थी, अगर वो 15 में बन रही है अब, तो जो प्रोड्यूसर है वो उसको 15 से ज़्यादा में बेचेगा, तो उसकी क्या हुई, आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो अगर कॉस्ट बढ़ने के कारण प्राइस राइज हो रहा है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर नो सुटेबल अल्टरनेटिव इज अवेलेबल। और साथ साथ अब लोगों को वही चीज़ लेनी पड़ रही है क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव भी, सुटेबल अल्टरनेटिव भी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो होता है, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें जो उसके कारण जो प्राइस राइज हुआ उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, पहला इंक्रीज इन द कॉस्ट फैक्टर इनपुट। तो जो फैक्टर्स ऑफ इनपुट है, जैसे आपके रेंट हो गया, जहाँ पे वो जगह है उसका रेंट बढ़ गया, या लेबर की वेजेस बढ़ गई, तो फिर वो केस पे अल्टीमेटली प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट आता है और पे एक फाइनल किसको करना पड़ेगा, कंज्यूमर को एक हायर प्राइस पे करना पड़ेगा। तो जो अगर इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट्स है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो भी आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद अगर रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट बढ़ गई तो फिर फिनिश प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। और लास्ट में राइज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब कि जैसे कि आपके जो टैक्सेस लगते हैं, माने जीएसटी बढ़ गया, पहले कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर आपका 18% था, अब वो 28% हो गया, तो उसका क्या होगा, जो गुड्स है या सर्विस है उसका क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऐसे जो प्राइस बढ़ा है इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कि यानी कि प्रोडक्ट की या तो उसकी प्रोडक्शन में, ठीक है, या उसके टैक्सेस या इवन ट्रांसपोर्टेशन करते हुए किसी तरीके से प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट बढ़ गई है तो वो किस में आएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। अब मैं आपको बताता हूँ तरीके क्या है इन्फ्लेशन को मेजर करने के। तो सबसे पहले है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दो इंडेक्सेस हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो आपका होलसेल के लेवल पे जो भी आपकी कमोडिटीज़ हैं उनका प्राइस चेंज मेजर करता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो फाइनल कंज्यूमर जो चीज़ें खरीद रहा है उस लेवल पे कितना प्राइस चेंज आया वो मेजर करता है आपका सीपीआई। तो इनमें डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिकेट्स चेंज इन द प्राइस एट द होलसेल लेवल प्रायर टू द रिटेल सेल। तो होलसेल के लेवल पे जो चीज प्राइस चेंज आया वो मेजर करेगा आपका डब्ल्यूपीआई। और सीपीआई मेजर करता है चेंजेस इन द प्राइस पेड, चेंज इन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एट द रिटेल लेवल। फाइनली कंज्यूमर ने जो रिटेल लेवल पे जो चीज़ें खरीदी उसमें कितना प्राइस चेंज आया, कितना राइज या कम आया, वो मेजर करेगा आपका सीपीआई। तो ये तरीके हैं आपके इन्फ्लेशन मेजर करने के। जो आपका डब्ल्यूपीआई है उसका बेस ईयर क्या है आपका 2011 और 12, और इसका सीपीआई क्या है 2012। इसमें जो कंपोजिशन अब एक्चुअली क्या है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई ये क्या है, जितनी भी कमोडिटीज है ना कंट्री में उन सबको मेजर नहीं करती,
उनका प्राइस राइज। इन्होंने अपनी फिक्स बास्केट बना रखी है कि भाई WPI में ये आर्टिकल्स है, CPI में ये आर्टिकल्स है, इनका प्राइस राइज कितना चेंज हुआ है वो ये मेजर करते हैं WPI और CPI। तो जो WPI में जो आर्टिकल्स हैं उसमें जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनका जो वेटेज है वो 20% है, फ्यूल एंड पावर का वेटेज है 14.9%, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपके टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो गए जो मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, उनका जो है वो है 64.97%। तो इस वेटेज के हिसाब से वो क्या करते हैं, WPI मेजर करता है इन्फ्लेशन। और जो CPI है उसके अंदर जो वेटेज है वो एनर्जी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनका एनर्जी का है 9.49%, फूड से रिलेटेड जो आर्टिकल है उनका है 49.7%, और सर्विस से रिलेटेड जो है उनका वेटेज है 26.3%। ठीक है, और अब देखिए होलसेल में क्या है, आप देखोगे कि जो सर्विसेज है वो इंक्लूड नहीं कर रखी हुई WPI में, और जो CPI है उसके अंदर क्या है, सर्विस भी इंक्लूड है। और जो WPI है उसको रिलीज करते हैं पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और CPI कंबाइंड जो रूरल और अर्बन दोनों का CPI है, ठीक है, इसी को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो भी आपको हेडलाइन में आता है, टीवी में दिखता है या न्यूज़ में आता है। तो जो CPI कंबाइंड है वो कौन रिलीज करते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये डिफरेंस आप अच्छे से देख लो CPI और WPI में। और अगर तरीके बताऊं मैं आपको तो है GDP डिफ्लेटर। अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो CPI और WPI है ये क्या करती हैं, होलसेल लेवल पे WPI और कंज्यूमर लेवल पे CPI। जो भी कंज्यूमर ने प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, वो मेजर करेगा CPI। लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, पूरी इकोनॉमी में जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका जो मेजर अगर प्राइस राइज करना है तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, GDP डिफ्लेटर के थ्रू। तो GDP डिफ्लेटर मेजर ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑल न्यू नॉट फिक्स बास्केट। तो CPI में तो एक फिक्स बास्केट थी, जबकि GDP डिफ्लेटर में कोई फिक्स बास्केट नहीं है। तो जितने भी इकोनॉमी में आपके नए गुड्स प्रोड्यूस हुए ना उन सब में जो प्राइस चेंज है वो कौन मेजर करता है, GDP डिफ्लेटर। तो GDP डिफ्लेटर मेजर ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑल न्यू domestically produced final goods and services in an economy. It measures price of all goods produced, whereas the CPI measures price of only the goods and services bought by the consumer. ये मैं आपको बता रहा था कि जो CPI है वो तो उन्हीं गुड्स का जो कंज्यूमर ने खरीदे हैं उन्हीं में जो प्राइस चेंज है वो बताता है, और उसकी एक बास्केट फिक्स है। जबकि GDP डिफ्लेटर पूरी इकोनॉमी में जितने भी नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उनमें क्या प्राइस चेंज है वो बताता है आपका GDP डिफ्लेटर। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स बॉट बाय द फर्म्स और द गवर्नमेंट विल शो अप इन द GDP डिफ्लेटर। यानी कि गवर्नमेंट ने कोई चीज़ें खरीदी है या किसी फर्म ने भी खरीदी है, ठीक है, तो उनमें भी जो प्राइस चेंज है वो शो करेगा आपका GDP डिफ्लेटर। जबकि CPI में ये सब चीज़ें शो नहीं होती, क्योंकि वो तो वही शो करेगा जो फाइनल कंज्यूमर ने खरीदी है एट रिटेल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो CPI WPI, तो CPI शो कर रहा था रिटेल लेवल पे, WPI शो कर रहा था होलसेल लेवल पे क्या इन्फ्लेशन है। अब जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो बना रहा है उसके लेवल पे क्या प्राइस चेंज हुआ, वो शो करता है आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI मेजर चेंज इन द प्राइस रिसीव्ड बाय अ प्रोड्यूसर। इट मेजर्स द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म्स, दैट इज इट मेजर द इन्फ्लेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर। ये मैंने बताया आपको कि जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को उसके लेवल पे क्या प्राइस चेंज आया वो मेजर करेगा PPI। अब हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन ये क्या है, इन्फ्लेशन ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, ठीक है। और ये जैसे कि जो भी आपको पता है हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जो भी आप इन्फ्लेशन देखते हो अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है, CPI कंबाइंड जो है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन वो माना जाता है आजकल, ठीक है। तो जो CPI कंबाइंड अर्बन प्लस रूरल जो भी आपका पब्लिश होता है वो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन है, और ये काफ़ी वोलेटाइल होता है क्योंकि इसमें फूड आर्टिकल्स और फ्यूल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद है कोर और अंडरलाइन इन्फ्लेशन। अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप फूड और फ्यूल को माइनस कर देंगे तो जो इन्फ्लेशन शो करेगा वो आपका आएगा कोर इन्फ्लेशन। तो इट एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल, और ये क्या मेजर करता है, लॉन्ग रन ट्रेंड इन द जनरल प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल में जनरल की लॉन्ग रन ट्रेंड मतलब कि ठीक है कितने लंबे समय तक कितना प्राइस जो शो आता है वो मोस्टली आपका कोर इन्फ्लेशन दिखाता है। क्यों कोर इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आती है ना मोस्टली आपके, जैसे ऑनियन के प्राइस एकदम से बढ़ गए, ठीक है, फूड हो गया, या फ्यूल क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, तो ये काफ़ी फ्लक्चुएट करता है शॉर्ट टर्म में, तो इनको एक्सक्लूड कर देता है कोर इन्फ्लेशन के अंदर। तो कोर इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल, उनको एक्सक्लूड कर दो। अब है आपका डिफ्लेशन। ये क्या है, नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट है, प्रोलॉन्ग्ड एंड वाइड स्प्रेड डिक्लाइन इन द प्राइसेस, इट इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ है अगर उसका प्राइस बढ़ गया है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, या नेक्स्ट मंथ, तो वो होता है इन्फ्लेशन। अगर उस चीज़ का अगर प्राइस कम हो गया है तो उस चीज़ को बोलते हैं डिफ्लेशन। तो ये नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट आता है, जैसे वो होगा अगर 10% तो -10% अगर कोई चीज़ गिरी है तो बोलेगा डिफ्लेशन। अब है डिसइन्फ्लेशन। ये क्या, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट।
इट इज़ द रिडक्शन इन द इन्फ्लेशन रेट। मान लीजिए कोई चीज़ 15% से बढ़ रही थी, ठीक है, अगर वो गिर के अब 12% से बढ़ रही है, प्राइस तो उसका बढ़ा ही है, नेगेटिव नहीं है, प्राइस कम नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जो जिस रेट से बढ़ रही थी अगर वो रेट कम हो गया है तो उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ये मैं आपको एक टेबल समझाता हूँ। मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस एक बेस ईयर में 100 रुपीज़ है और वो 10% बढ़ गया है आपके नेक्स्ट ईयर, तो 10% बढ़ने से उसका प्राइस 110 हो गया है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन कितना हो गया 10%। अगर उसका प्राइस 110 से गिर के थोड़ा कम हो गया है, 105 हो गया है, ठीक है, 105 हो गया है, तो आप देखोगे 100 से तो ज़्यादा ही 105, पर रेट कम है, 10% से 5% हो गया, तो इस चीज़ को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या होता है, अगर उसका प्राइस मान लो 100 से लेकर 90 हो गया रुपीज़, ठीक है, तो 90 हो गया तो आपका 10% उसका प्राइस कम हो गया है, ठीक है, तो अगर प्राइस 90 हो जाता और यानी कि नेगेटिव हो गया, 100 से भी कम हो गया, तो ये आता -10%, इस चीज़ को बोलते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, और जो डिसइन्फ्लेशन है वो क्या होता है, रिडक्शन इन द इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन है आपका नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट। अब देखते हैं स्टैगफ्लेशन क्या होता है। अब जनरली देखा गया कि इन्फ्लेशन जब हो रहा है यानी कि चीज़ों के प्राइस थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन अगर एक लिमिट के अंदर है, रीजनेबल लिमिट के अंदर है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी ये शो कर रहा है कि चीज़ों की डिमांड है, और डिमांड है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगी। तो होना तो क्या चीज़ एक लेवल तक कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि अगर कंडीशन ऐसी आ गई है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है, और साथ साथ आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। अब है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन इज एन अटेम्प्ट टू रेज प्राइसेस टू काउंटरैक्ट डिफ्लेशनरी प्रेशर। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी इकोनॉमी में डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है, लोग चीज़ें खरीद ही नहीं रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट मेजर्स लेती है, जैसे कि आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आएगी, लोगों को पैसा देगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। तो ये जो काउंटर साइकिल के मेजर होते हैं ना, उस टाइम जो पैसा देके गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा रही है, वापस डिमांड बढ़ा रही है और प्राइस राइज करवा रही है जानबूझ के, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन इज एन अटेम्प्ट टू रेज प्राइसेस टू काउंटरैक्ट डिफ्लेशनरी प्रेशर। एक्चुअली इकोनॉमी में बिल्कुल डिमांड खत्म हो जाती है, चीजों के प्राइस कम हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट, ठीक है, थ्रू डिफरेंट मेजर्स एक्सपेंशनरी पॉलिसी के क्या करती है, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाती है और चीज़ों के प्राइस धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर को इंसेंटिव होता है, फिर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इकोनॉमी के अंदर। तो इस तरीके का जो वापस इन्फ्लेशन बढ़ाती है, काउंटर साइक्लिकल मेजर है, उस चीज़ को बोलते हैं रिफ्लेशन। इसके बाद ओपन इन्फ्लेशन, व्हेन द गवर्नमेंट डज नॉट अटेम्प्ट टू प्रिवेंट अ प्राइस राइज। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर नहीं कर रही है, तो उस चीज़ को बोलेंगे ओपन इन्फ्लेशन। रिप्रेस्ड या फिर सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ये क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरप्ट्स अ प्राइस राइज, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है एकदम से, किसी तरीके से गवर्नमेंट उसको रोकना चाह रही है, तो उस चीज़ को बोलते हैं रिप्रेस्ड या फिर सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इसके तरीके होते हैं प्राइस कंट्रोल, ठीक है, गवर्नमेंट ने कह दिया भाई सीलिंग लगा दी, इससे ज़्यादा प्राइस आपका नहीं होएगा, या और कोई मेथड लेके आई, ठीक है, तो उससे क्या प्राइस को कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट ने, या फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी दे दी। तो ये सब क्या आपके रिप्रेस्ड और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन के तरीके हैं। सब्सिडी, मान लीजिए कोई चीज़, वही बताया एग्जांपल, मान लो शुगर वाला ही, अगर प्राइस 50 से 70 हो गया, अगर गवर्नमेंट ने 10 रुपए की सब्सिडी दे दी है, तो प्राइस कितना आ गया, 60 पे आ गया, 10 रुपए गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये किस तरह के एग्जांपल है, रिप्रेस्ड या फिर सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अब है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग, आपको इसमें ये बात रखना है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम है, ठीक है, इट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम वेयर द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज अ स्पेसिफाइड टारगेट इन्फ्लेशन रेट। द टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट विल बी सेट जॉइंटली बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अचीविंग द टारगेट वुड रेस्ट प्राइमरी ऑन द आरबीआई। करंटली द इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज मैनेज बाय द एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर क्या होता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट टारगेट फिक्स कर लेते हैं, हाँ भी इन्फ्लेशन हमारा इस लेवल में रहना चाहिए। उसके बाद आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेनली कि थ्रू डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स, ठीक है, वो क्या करें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखें। और आजकल हम देख रहे हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो थ्रू डिफरेंट मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उन सबको कंट्रोल करके जो इन्फ्लेशन का जो भी टारगेट है उसको मेंटेन करती है। अब है आपका नेक्स्ट कॉबवेब फिनोमिना। ये क्या है, इट इज इन इट द प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स विटनेसेस फ्लक्चुएशंस दैट आर साइक्लिकल इन नेचर। तो कुछ ऐसे गुड्स से आप कॉबवेब फिनोमिना को आप ये याद रखना उसमें कि आपको प्राइस फ्लक्चुएशन दिखेगा। होता क्या है इसमें कि फॉर इंस्टेंस द प्रोड्यूसर ऑफ अ ओनियन माइट डिसाइड टू इंक्रीज देयर आउटपुट 1 ईयर बिकॉज देयर प्रोडक्ट कमांडेड अ वेरी हाई प्राइजेस द प्रीवियस ईयर। दिस हाउएवर माइट लीड टू ओवर प्रोडक्शन एंड कॉज द प्राइस टू स्लम्प दैट ईयर, दस लीड टू लॉसेस। तो मान लीजिए कोई चीज़ जैसे साइक्लिकल प्रोड्यूस हो रही है, इस साल ओनियन प्रोड्यूस होगी, फिर अगले साल प्रोड्यूस होगी, तो क्या होता है, लास्ट ईयर देखा लोगों ने कि ओनियन के प्राइस काफ़ी बढ़े हुए थे, ठीक है, तो इस साल भी काफ़ी फार्मर्स ने क्या किया, ओनियन ग्रो कर दी। अब जब काफ़ी फार्मर एक साथ ओनियन ग्रो कर देंगे तो ओनियन की क्या होगी, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी,
ठीक है। तो इस कारण जब सब एक साथ पानी वो वापस मंडी में बेचने जाएंगे ऑनियन, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके कारण क्या हुआ, पिछले साल तो प्राइस बहुत ज़्यादा था, एकदम से इस बार क्या हुआ, एकदम से प्राइस क्या हो गया, स्लंप हो गया, प्राइस गिर गया। तो सारे फार्मर को क्या हुआ, अधिकतर फार्मर को क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो ये जो फिनोमिना होता है, ठीक है, जो फ्लक्चुएशन शो करता है प्राइसेस में, ठीक है, इसको बोलते हैं कोबवेब फिनोमिना। इसको आप समझना इस तरीके से दोबारा अच्छे से, कि लास्ट ईयर मान लो किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है, तो उसी में क्या हुआ, फार्मर को लगा कि हम इसको दोबारा उगाते हैं। फिर अब क्या हुआ, बहुत सारे फार्मर्स ने इसको उगा लिया किसी उस क्रॉप को, और जब अब क्या हुआ, ये ग्रेप्स के साथ में भी देखा गया, अब जब बहुत ज़्यादा लोगों ने उगाया तो इसकी क्या हुई, सप्लाई बढ़ गई है, और फिर क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, इसका प्राइस क्या हुआ, एकदम से गिर गया। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं कोबवेब फिनोमिना। अब इम्पैक्ट देखते हैं इन्फ्लेशन के। तो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं सबसे पहले। पॉसिबल पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन इंक्रीजेज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म्स विच इंड्यूसेज देम टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये की है, अगर इन्फ्लेशन हो गया वो 12 की हो गई है, तो लोग उनका क्या होता है, फर्म का क्या प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो उनको लगता है हाँ हमें चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इकोनॉमी में क्या होती है, प्रोडक्शन बढ़ती है अगर एक सस्टेन लेवल पे, थोड़ा एक रीजनेबल लेवल पे इन्फ्लेशन होता है तो, ठीक है। सेकंड है, इट प्रोवाइड्स अश्योरेंस टू द फर्म रिगार्डिंग द एडिक्वेसी ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड है तभी इस चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्म को लगता है कि हाँ भाई इस चीज़ की डिमांड है, तो उनकी प्रोडक्शन वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन इज कंड्यूसिव फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ इफ इट इज मेंटेन विद इन द रीजनेबल लिमिट। ये मैं आपको बता रहा था कि एक रीजनेबल लिमिट में अगर हो ना, तो इन्फ्लेशन क्या होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अच्छा ही रहता है। अब इंडिया में जो टारगेट सेट किया है वो क्या है, इन्फ्लेशन का 4% का, ±2% है, कि या तो 2% से लेके 6% जो रेंज है उसी के अंदर इन्फ्लेशन को अपने को टारगेट करना है, ठीक है। तो ये अगर इन्फ्लेशन इस रेट पे रहता है तो क्या करता है, एक इकोनॉमी के लिए क्या है, अच्छा ही है वो। लेकिन कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है इन्फ्लेशन के, वो इस प्रकार है। इट एडवर्सली अफेक्ट द कैपिटल फॉर्मेशन, कैपेसिटी टू सेव रिड्यूसेस, रियल इनकम डिक्रीजेज। मैंने आपको पहले फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, ठीक है। एक तो उनके पास इंसेंटिव नहीं रहता सेव करने का, दूसरा उनकी जो होता है ना, रियल इनकम भी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, मान लो चीज़ें महंगी हो जाती है, तो जो चीज़ें पहले वो 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब उसके लिए उनको 150 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। तो उनका ज़्यादा पैसा क्या होता है, खर्च हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इट एडवर्सली अफेक्ट द कैपिटल फॉर्मेशन। तो सेविंग नहीं होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट में भी फर्क पड़ता है। इट इज़ रिग्रेसिव, इसका मतलब क्या है, रियल इनकम ऑफ सैलरीड क्लास डिक्रीजेज। अब जिसकी फिक्स सैलरी थी, ठीक है, 20,000 थी उसके, मान लो अब खर्चे ज़्यादा हो गए उसके लिए, तो उसके लिए तो क्या हुआ, रिग्रेसिव हुआ ये। तो जो फिक्स सैलरीड क्लास है उसके लिए क्या है कि रिग्रेसिव होता है इन्फ्लेशन। इट अफेक्ट्स पुअर मोर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इट मे इंक्रीज अवर करंट अकाउंट डेफिसिट। इसमें क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे बढ़ जाएगा हमारा, मान लो हमारे यहाँ पे चीज़ें महंगी हो रही हैं, ठीक है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे क्या होंगे, वो बड़े महंगे जाएंगे बाहर, और हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, अनकॉम्पिटेटिव हो जाएंगे मार्केट में, क्योंकि लोग जो बाहर कंट्री से वो तो सस्ती चीज़ खरीदेंगे और बेटर होगी जो, ठीक है। और हमारी चीज़ अगर महंगी है तो हमारी चीज़ें कोई खरीदेगा नहीं, तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा और हमारी करेंसी भी क्या बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो हमारी करेंसी क्या होती है, डेप्रिशिएट हो सकती है। देखो ये बात याद रखना, इकोनॉमिक्स में आप ये वर्ड जरूर देखना, मे, ठीक है, क्योंकि हो सकती है, क्योंकि हम हमेशा नहीं कह सकते होगी, क्योंकि एक चीज़ के अलावा बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, क्या पता गवर्नमेंट इंटरवीन कर दे, क्या पता कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए, तो इसलिए आप ये वर्ड जरूर चेक करना जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, मे, ठीक है ना, क्योंकि अधिकतर चीज़ों की कॉज एंड इफेक्ट में आप देखोगे कि हो सकती है, ऐसा होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। 100% गारंटी हो ये काफ़ी बहुत कम चीज़ें होती हैं। लॉस टू क्रेडिटर, अब ये देखना, जो उधार देता है ना, क्रेडिटर होता है, उसको नुकसान होता है इन्फ्लेशन अगर होएगा तो। क्यों, ये बताता हूँ आपको। ऑल्दो दे गेट, जो भी जिसने उधार दिया, ऑल्दो दे गेट बैक द सेम अमाउंट ऑफ मनी दे लैंड, दे रिसीव लेस इन टर्म्स ऑफ, दे रिसीव लेस इन रियल टर्म्स बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी फॉल, एज विद द हाई इन्फ्लेशन वन गेट लेस गुड्स विद द सेम अमाउंट ऑफ रुपी। तो ये कह रहा है कि मान लो आपने 100 रुपये किसी को दिए, ठीक है, आपको 100 रुपये वापस भी मिल गए, तो इन्फ्लेशन होने के कारण आपको पैसा तो भले ही वो सेम मिला है, लेकिन जो आपकी 100 रुपये की वैल्यू थी वो अब क्या होगी, कम हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो अगर तो जिसने उधार दिया उस टाइम उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा थी, अब उस चीज़ की अगर वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, तो उसको तो नुकसान ही हुआ। तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो जो क्रेडिटर होते हैं, जो उधार देते हैं, उनको क्या होता है, नुकसान होता है। कैसे, एक एग्जाम्पल देखो, वही पहले वाला एग्जाम्पल, अगर प्राइस ऑफ पेन 10 रुपये है एक का, ठीक है, तो आप 100 रुपीज़ में 10 पेन खरीद पा रहे थे, अब अगर प्राइस 20 हो गया तो आप 5 ही खरीद पाओगे, यानी कि आपकी जो वैल्यू है मनी की वो क्या होगी, कम होगी है। तो जो उधार दे रहा है उसके क्या हुआ, वैल्यू, मनी की वैल्यू कम होगी जब उसको पैसा मिला, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा था। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्रेडिटर को क्या होता है, लॉस होता है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि क्या क्या मेजर्स है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो ये मॉनेटरी मेजर्स, यानी कि जो आरबीआई लेगा, ठीक है, फिजिकल मेजर जो गवर्नमेंट लेगी,
इन दोनों मेजर्स में ना जो ये ट्राई करेंगे कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्या हो, मनी सप्लाई वो थोड़ी कम हो जाए। तो मनी सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि लोग डिमांड कम करेंगे चीज़ों की और प्राइस थोड़े कम हो जाएंगे। तो पहला है मॉनिटरी मेजर्स। इसमें क्या होता है, आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी लेके आता है, जिसमें क्या होता है अपने रेट्स जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और रिजर्व रिक्वायरमेंट जैसे एसएलआर और सीआरआर, इन सबको क्या करता है, बढ़ा देता है ताकि पैसा ज़्यादा बैंक के पास जाए और ताकि पैसा जो वो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का पैसा ज़्यादा चला जाए और बैंक्स के पास पैसा कम रहे। और ठीक है, और दूसरा फिर बैंक से अगर पैसा कम रहेगा तो वो लोगों को कम लोन देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मनी में क्या होगा, मार्केट सप्लाई, मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जो मॉनिटरी मेजर में ये क्या होता है, रेट जो होते हैं उनको बढ़ाया जाता है इसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और फिजिकल मेजर में देखें तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्सेस को बढ़ा देती है, इंक्रीज इन द डायरेक्ट टैक्सेस, लोगों के टैक्सेस बढ़ा दिए, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए अगर। ठीक है, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए तो लोगों के पास क्या होगा, टैक्स ज़्यादा देंगे, वो लोग ज़्यादा देंगे तो उनके पास कम पैसा बचेगा, कम पैसा बचेगा तो कम खर्चा करेंगे और फिर डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। इसके बाद है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर ही कम कर देती है। अगर गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी, ठीक है, तो भी लोगों के पास कम पैसा जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, फिर डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो ये थे मॉनिटरी और फिजिकल मेजर। थर्ड पॉइंट है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसमें क्या कर सकते हैं हम अपने इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो ओनियन की प्राइस एकदम से बढ़ गई तो हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट कर लिया ओनियन, तो उससे क्या हो, सप्लाई बढ़ गई है, तो इसमें क्या हो, फिर ओनियन की प्राइस वापस आपके कम हो जाएंगे। उसके बाद बैन ऑन होर्डिंग। तो जो लोग होर्डिंग करते हैं उनको होर्डिंग पे अगर बैन कर देंगे तो फिर जो माल होर्ड कर रखा है वही मार्केट में आ जाता है और फिर सप्लाई बढ़ जाती है। फिर सप्लाई बढ़ जाएगी तो एकदम से क्या होगा, प्राइस थोड़े कम होंगे। फिर एनफोर्समेंट ऑफ सीलिंग प्राइस ऑफ कमोडिटीज। बता दिया गवर्नमेंट ने, सीलिंग प्राइस लगा दी कि अब इससे ज़्यादा प्राइस नहीं कर सकते, तो इससे भी क्या होता है, इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल हो जाएगा। और लास्ट है मेंटेनिंग बफर रिजर्व। जैसे कि गवर्नमेंट पल्सेस के बफर रिजर्व बना लिए, तो जैसे किसी पल्सेस का रेट बढ़ा तो गवर्नमेंट ने बफर रिजर्व से निकाल के पल्सेस मार्केट में सप्लाई कर दी, तो फिर सप्लाई अगर बढ़ गई है तो फिर क्या होंगे, प्राइस आपके कम हो जाएंगे थोड़े। तो ये तरीके से आपके मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ, इसमें देखना आपकी एलिमिनेशन ऑफ वन रॉन्ग स्टेटमेंट एंड फाइंडिंग द आंसर। तो जब आप एग्जाम में होगे, जिस दिन अपना एग्जाम दोगे या फिर आप टेस्ट सीरीज करते हो, तो उसमें आप ये ट्राई करना, जो भी आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करते हो उसमें या फिर कोई और क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको कोई स्टेटमेंट लग रहा है कि आप देखो, हम अधिकतर क्या करते हैं, सही स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उससे तो आंसर निकल ही जाता है कई बार। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कोई आइडेंटिफाई कर ले, 3 स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें से अगर एक स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, वो हम श्योर है उसके लिए, और उससे अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके अगर अपना करेक्ट ऑप्शन निकाल पा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है। तो आप ट्राई करो, कई बार क्या हो कि आपको कोई अगर गलत स्टेटमेंट पता है और सही ऊपर की बाकी स्टेटमेंट ये पता है कि सही है या नहीं है, तो अगर आप उसके लिए श्योर हो कि जो एक स्टेटमेंट है वो गलत है और उससे अगर आपके ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकल रहा है, तो आप उसको भी निकालने की ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।